Dear students, today we are dealing with another chapter which is theory of the demand. First of all, try to understand the meaning of the demand. What is the demand? Dear students, perhaps you have listened about the demand and desire. For a layman, there is no difference between demand and desire. But as a student of economics, you should have the knowledge about the two words and what is the difference between the two. Whenever you have a willingness to purchase anything, but you have not the resources, or that thing is not available in the market, that means that is only a desire. Suppose you are interested to purchase a helicopter, but you have not the resources to purchase that one. आपको उसको परचेज करने के, उसको खरीदने के लिए आपके पास साधन नहीं है, आपके पास इतनी पर्याप्त आय नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर को खरीद पाओ, या ऐसी कोई वस्तु आपके पास साधन भी है बट वो बाजार में उपलब्ध ही नहीं है। आप सोचें कि आपके पास ऐसे पंख हो जिनको आप लगाएं और उड़ जाएं, शायद वो मार्केट में यदि अवेलेबल नहीं है तो दैट इज आल्सो द डिजायर। मीन्स whenever you have not the resources to purchase anything, or that thing is not available in the market, that means that is only a desire. But what is the demand? Demand, first of all, you should have the willingness to purchase that one, and you have the resources to purchase that one, and you are also ready to purchase that one. That means that is the demand. When a given period of the time, suppose you have 10,000 rupees, आपके पास 10,000 रुपये है, एंड आपकी इच्छा है कि आप एक अच्छा सा मोबाइल फोन खरीदें। उस मोबाइल फोन को खरीदने के लिए आपके पास, आपकी इच्छा है, आपके पास साधन भी है, 10,000 रुपीज भी है, और आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें आपको उसकी आवश्यकता भी है, जरूरत भी है, एंड यू आर रेडी टू परचेज दैट वन, और आप उसको खरीदने के लिए तैयार है। दैट मीन्स दैट इज द डिमांड। Dear students, now you are in the position to define the demand. अब डिमांड है क्या, उसको डिफाइन करने में आप सक्षम हैं। हम जब डिमांड की बात करते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वो एक पार्टिकुलर कमोडिटी की बात होती है, एक वस्तु की बात होती है। डिमांड से यहां पर अभिप्राय है कि जब एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वो मात्राएं जिनको आप खरीदने के लिए तैयार है, मांग कहलाती है। यानी कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड प्लेस।
यानी कि किसी वस्तु की वो मात्राएं जिनको एक उपभोक्ता निश्चित समय में निश्चित स्थान पर विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है, मांग कहलाती है। यानी वंस अगेन, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड प्लेस। मेरे ख्याल में बहुत सिंपल सी बात है कि मांग का जो अभिप्राय है किसी वस्तु की उन मात्राओं से है जिनको एक उपभोक्ता निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। ये डिमांड शेड्यूल क्या है और डिमांड कर्व क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, इसको हम मांग तालिका कहते हैं हिंदी में। क्या है वो मांग तालिका? एक ऐसी तालिका है, ऐसा टेबल है जो एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई वस्तु की विभिन्न मात्राओं के संबंध को व्यक्त करता। सपोज आप कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, प्राइस ऑफ आइसक्रीम एंड डिमांड फॉर आइसक्रीम। ठीक है। सपोज किसी एक पार्टिकुलर जो पीरियड ऑफ टाइम है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि हमने पहले भी बात कही थी कि आप एक गिवन पीरियड ऑफ द टाइम एंड प्लेस की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब विभिन्न समय पर विभिन्न वस्तुओं की मांग अलग अलग रहती है। यदि आप बात करें आइसक्रीम की, यदि आप एक बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो शायद आपके आइसक्रीम के लिए डिमांड कुछ ज़्यादा रहेगी। बट आप कहीं ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पर आइसक्रीम की जहाँ पर सीज़न ठंडा है तो शायद आप कम डिमांड करोगे। तो सपोज 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आइसक्रीम है और आप 10 यूनिट्स, कितनी? 10 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है। और यदि प्राइस 30 रुपीज़ हो जाते हैं तो आप सपोज 8 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है। और प्राइस 40 हो जाते हैं, आप 6 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हैं। आप प्राइस 50 हो जाते हैं तो आप 4 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हैं। ये जो टेबल बना, दिस इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज दिस वन? दिस टेबल इज representing the relationship between the demand and the given prices. Whenever there is the 20 rupees per unit price of a commodity, a consumer is ready to purchase the 10 units, but due to an increase in the prices 20 to 30, consumer reduce his demand or her demand 10 to 8. इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। जैसे जैसे प्राइसेस में एक राइज आता रहेगा, देयर विल बी डिक्लाइन इन द डिमांड। राइट डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, ये टेबल ही डिमांड शेड्यूल कहलाता है। इसी प्रकार इसी टेबल को हम एक ग्राफ पेपर से रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। सो सिंपली if you are asked to define the demand curve,
then you can say once again that is the curve which shows the relationship between the demand for a commodity and the price of the commodity. Simple thing. How you will plot that one? That is also very simple. मैंने जैसे कि आपको बात कही कि आपके पास जो ये डिमांड शेड्यूल यानी कि डिमांड टेबल दिया गया था, इसी को ही आपने रिप्रेजेंट करना है। किसमें? ये कर्व में, ग्राफ पेपर में आप कर्व रिप्रेजेंट करोगे और वो उसकी सहायता से जो एक कर्व बनेगा दैट इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। वेरी सिंपल। डिमांड कर्व। आप यहां पर वंस अगेन जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बात की हम लोगों ने कि आप क्या करोगे, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस तैयार करोगे, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई। यहां पर आप ओ एक्स एक्सिस पर आप क्वांटिटी का मतलब है डिमांड फॉर द कमोडिटी, एंड यहां पर आप मेजर करोगे प्राइस, मींस दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपली जो प्रीवियस हमने एक टेबल तैयार किया था, यदि उस टेबल को ही हम रिप्रेजेंट करें इस ग्राफ पेपर पे तो आपके पास एक डिमांड कर्व बन जाएगा। हमने प्राइसेस शायद इस प्रकार से प्राइसेस बनाए थे और यहां पर आपने टू 4 6 8 10 12 ऐसे आप इसमें तैयार करोगे क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पर प्राइस करोगे 10 20 30 40 50 60 70 एटसेट्रा। ठीक। हमने बात की थी कि व्हेनेवर 20 rupees price of a commodity, the consumer demands its 10 units. When the price rises 20 to 30, the demand decline 10 to 8. Once again price rises, demand once again decline. इन पॉइंट्स को मिलाता हुआ एक कर्व हम तैयार करें, दैट इज द DD कर्व which is called the demand curve. आप इसकी बजाय कोई और एग्जाम्पल कोट करोगे, देयर विल बी वंस अगेन द सेम टाइप ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो देयर इज द negative slope of the demand curve which shows the inverse relation between the quantity demanded and the price of the commodity. सिंपली आपको कहीं से रोट लर्निंग नहीं करनी है, रटा नहीं लगाना है. आप सिंपली जब भी आप एक शेड्यूल तैयार करोगे, टेबल तैयार करोगे, डिमांड शेड्यूल तैयार करोगे, तो उसमें सिंपली आपको क्या करना है, प्राइस और डिमांड फॉर ए कमोडिटी को एक इनवर्स रिलेशन में तैयार करना है. whenever there will be rise in the prices, due to that rise there will be the decline in the demand.
इस प्रकार से आप तैयार करोगे, मीन्स आपका जो डिमांड कर्व है दैट विल बिकम नेगेटिव स्लोप कर्व, इट मीन्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, राइट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके अलावा डिमांड फंक्शन है। क्या है? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन या फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द डिमांड मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके कारण डिमांड इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, मीन्स जिसकी वजह से डिमांड में या तो राइज आ जाता है या फॉल आ जाता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, इसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं या फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द डिमांड। यहां पर आपके पास जो डिमांड है वो टू टाइप्स है, एक इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स दैट इज द डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर, व्हेनेवर मार्केट डिमांड मीन्स दैट इज द डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन ए मार्केट। सिंपल। What are the factors which affect the individual demand? First of all, we have the price. We have the price of the X commodity. यानी कि जिसकी हम डिमांड की बात कर रहे हैं उसका जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है डिमांड को। Simply due to a rise in the prices, what will happen in the demand? There will be fall in the demand. And due to the fall in the prices, what will happen? There will be increase in the demand. यानी कि एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग का स्तर कम हो जाता है और कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है। Secondly, we have the price of the related goods. PR मैंने लिखा, PR जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटेड प्राइसेस को, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज को। जो रिलेटेड कमोडिटीज हैं मींस हम जिस वस्तु की बात कर रहे थे उसकी रिलेटेड गुड्स की बात है। जैसे सपोज हम चाय की डिमांड की बात करें, ड्यू टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द टी, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द टी, नो डाउट। चाय की मांग पर फर्क पड़ेगा। कैसे? चाय की कीमत बढ़ने या कम होने से, वो बात नहीं कर रहे हम, यहां पर बात करें हम रिलेटेड गुड्स की। तो रिलेटेड गुड्स क्या है? टी की जो रिलेटेड गुड है दैट मे बी द कॉफी। ड्यू टू एंड सपोज इफ देर इज कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ द टी, what will happen if the price of the coffee will increase or decrease? देखो, चाय की कीमत यदि स्थिर रहती है कॉफी के प्राइसेस के बढ़ने से या कम होने से चाय की मांग पर भी फर्क पड़ता है। ये जो चाय की से संबंधित वस्तु कॉफी है, रिलेटेड कमोडिटी है, और इस प्रकार की रिलेटेड कमोडिटी को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु। क्या है ये प्रतिस्थापन वस्तु? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? प्रतिस्थापन। हिंदी में बड़ी क्लियर सी बात हो गई कि यानी कि ऐसी वस्तु है जो उसका स्थान ले सके। इन इंग्लिश यू कैन से सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग आप एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती है, जैसे चाय और कॉफी। तो हमने बात कही थी कि यदि चाय की जो रिलेटेड कमोडिटी है दैट इज द कॉफी, उसके प्राइसेस में यदि राइज होगा, क्या होगा? चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉफी का यूज करने वाले थे दे विल आल्सो प्रेफर द टी, but due to the fall in the price of the coffee, what will happen? The demand for tea will also decline. उसके में कीमतों में भी डिमांड में भी कमी आ जाएगी।
इसी प्रकार से आपके पास और जो रिलेटेड कमोडिटी है उनको हम कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो एक उपभोक्ता की मांग अकेली वस्तु नहीं पूरा करती, बल्कि दो या दो से अधिक मिलकर पूरा करती है। यानी कि एक वस्तु तब कंप्लीट होगी जब दूसरी उसके साथ मिलेगी। जैसे कार इज नॉट कंप्लीट विदाउट पेट्रोल, तो इसलिए कार की कंप्लीमेंट्री क्या हुई? पेट्रोल। पूरक वस्तु कहते हैं। मीन्स एक उपभोक्ता की मांग तब पूरी होगी जब उसके साथ दूसरी वस्तु भी मिलेगी। कार की कोई मांग नहीं करेगा जब तक पेट्रोल नहीं होगा, तो उनको हम पूरक वस्तु कहते हैं। तो ये पूरक वस्तुएं या कंप्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड द रिलेटेड गुड्स ड्यू टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। यानी कि कंप्लीमेंट्री गुड्स देयर विल बी द इफेक्ट इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। कार की मांग पर असर पड़ेगा यदि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे। सिंपल सी बात है, यदि कार की कीमतें कांस्टेंट रहती है और पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी फॉल इन द डिमांड ऑफ कार। इसी प्रकार से यदि पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड के लिए कार की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट। इसके अलावा आपके पास अनदर जो फैक्टर है दैट इज द वाई। वाई मीन्स यील्ड, यील्ड मीन्स इनकम, दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इफ देयर विल बी इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट विल हैपन? डिमांड में भी राइज आ जाएगा। परंतु यदि उपभोक्ता की आय कम होती है तो मांग भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास टी हम लिखते हैं विच रिप्रेजेंट द टेस्ट, फैशन, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एटसेट्रा। टी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या क्या? एक तो टेस्ट, स्वाद, फैशन, प्रेफरेंसेस एटसेट्रा, हैबिट्स। देखो, मान लीजिए आप टी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ द कॉफ़ी, तो आप कॉफ़ी के दाम बढ़ने से, कम होने से पर भी टी का ही ज़्यादा प्रयोग करोगे। इसके अलावा फैशन है। मान लीजिए किसी वस्तु का फैशन चल रहा है तो आप उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, चाहे भले ही उसके दाम भी बढ़ जाए फिर भी आप उसी का यूज़ करेंगे। मान लीजिए जब आप स्कूल यूनिफॉर्म में आपके ट्राउज़र की बजाय यदि पैंट है तो आपको पैंट ही लेनी पड़ेगी। तो इसलिए फैशन भी करेगा, प्रभावित करेगा डिमांड को। इसके अलावा हैबिट्स है, हैबिचुअल है। मान लीजिए आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो अब उसके प्राइसेस बढ़ने से या कम होने पर भी आप उतनी सी ही उसकी डिमांड करोगे। इसके अलावा एक और जो फैक्टर है वो दैट इज द ई फॉर एक्सपेक्टेशंस। यानी कि इन फ्यूचर इफ देयर इज द एक्सपेक्टेशन टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, देयर विल बी वंस अगेन इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मान लीजिए ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इन फ्यूचर देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सच एंड सच थिंग। किसी भी वस्तु को ले लीजिए, उसमें आपको लगता है कि और प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो एट प्रेजेंट आप क्या करोगे? उसको एकदम से अपने पास ज़्यादा ले लोगे। यानी कि दाम बढ़ भी रहे होंगे, प्राइसेस बढ़ भी रहे होंगे, तब भी आप उसको खरीदोगे। राइट। इसके अलावा यदि इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है, ये एक्सपेक्टेशन है कि क्या प्राइसेस को कम होने जा रहे हैं, तो आप एट प्रेजेंट उसकी कम डिमांड करोगे। राइट। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन एक प्राइसेस के अलावा अवेलेबिलिटी की भी हो सकती है। मान लीजिए आपको ये लगता है कि आने वाले समय में कोई कमोडिटी अवेलेबल ही नहीं होगी। जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा था तो लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि ड्यू टू द लॉकडाउन आपको
फूड ग्रेन्स अवेलेबल ना हो तो लोगों ने क्या किया, एकदम से उसको स्टोर कर दिए, चाहे उसमें प्राइसेस कम थे या ज़्यादा थे। तो ये जो फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडिविजुअल्स डिमांड। सो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड का, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड इज इक्वल टू, दैट इज द फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, यानी कि जो जिस वस्तु के हम डिमांड की बात कर रहे हैं उसके प्राइस से इफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। इफ एक वस्तु की डिमांड वो प्राइस वो कांस्टेंट रहता है, परंतु उसकी जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस भी इफेक्ट करें। वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कंज्यूमर का जो इनकम है वो भी इफेक्ट करेगा। इसके अलावा टेस्ट, फैशन, हैबिट्स एट्सेट्रा ये भी, या प्रेफरेंसेस एट्सेट्रा ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है किसको, डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को। और नेक्स्ट वी हैव द एक्सपेक्टेशंस, कि आने वाले समय में यदि ये एक्सपेक्टेशंस हो कि प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं तब भी आपकी जो डिमांड है वो इफेक्ट होती है। थैंक्स।